हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स का जो नया टॉपिक रहने वाला है ये है इंट्रॉपी। लास्ट क्लास हम लोग इंटरनल एनर्जी और इंथैल्पी के बारे में डिटेल से स्टडी किए थे और आप लोगों को एक होमवर्क भी मिला था कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, पाथ फंक्शन और पॉइंट फंक्शन या फिर स्टेट फंक्शन के बारे में एक डिटेल आपको नोट्स बनाने हैं। होप आप लोग नोट्स बना लिए होंगे। अगर आप नोट्स बना लिए हैं, कल की लेक्चर को नोट्स करने के बाद जो नोट्स बना लिए हैं तब उस कॉपी में आप यहां से अब लिखना शुरू करेंगे। विदाउट नोट्स बनाए आप यहां से लिखना नहीं शुरू करेंगे, थोड़ा सा स्पेस छोड़ देंगे और आज नोट्स बना लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम इंट्रॉपी देखें, उससे पहले आप लोगों को हम ये बता देते हैं कि जो थर्मोडायनामिक्स जो क्लास 11th आईआईटी मेडिकल का जो टॉपिक्स है, जो चैप्टर है, इसमें अब तक हम लोग क्या क्या पढ़े हैं। तो अब तक हम लोग जो पढ़े हैं ये कैलोरीमेट्री चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, केटीजी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज भी कंप्लीट हो चुका है और अब हम लोग लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स यानी कि तीसरा चैप्टर जो थर्मोडायनामिक्स में है उसमें हम लोग अब इंटर कर चुके हैं और इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो थर्मोडायनामिक सिस्टम के बारे में स्टडी कर चुके हैं, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ चुके हैं, वर्क हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, इंटरनल एनर्जी हम लोग पढ़ चुके हैं और इंथैल्पी पढ़ चुके हैं। जो भी टर्म्स इसमें यूज होगा उसमें इतना हम लोग कवर कर लिए हैं। अब आज का जो हमारा टॉपिक है ये है इंट्रॉपी। तो आज हम लोग अब इंट्रॉपी स्टडी करेंगे, इंट्रॉपी हम लोग अब करेंगे। तो देखिए इंट्रॉपी होता क्या है, ठीक है, इसको हटा देते हैं। इंट्रॉपी इट इज द डिग्री ऑफ रेंडमनेस ऑफ एनी गैस सिस्टम। इंट्रॉपी एक वैसा टर्म है जो किसी भी गैसियस सिस्टम के रेंडमनेस के बारे में बताता है। इंट्रॉपी इंट्रॉपी वैसा टर्म है जो किसी भी गैसियस सिस्टम के रेंडमनेस के बारे में बताता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रेंडमनेस के बारे में किस टर्म से कौन सा टर्म बताता है, किस टर्म से रेंडमनेस को डिफाइन करते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा, इंट्रॉपी हो जाएगा। अब देखिए रेंडमनेस किसी भी सिस्टम में क्यों आती है, टेम्परेचर राइज करने से। अगर हम टेम्परेचर राइज होता है तो इसका मतलब उसमें एनर्जी सप्लाई हो रहा है और एनर्जी सप्लाई हो रहा है इसका मतलब है उसके अंदर इंटरनल एनर्जी बढ़ रहा है। तो क्या होगा, कॉलिजन स्टार्ट होगा और कॉलिजन स्टार्ट होगा तो इसका रेंडमनेस बढ़ जाएगा, ठीक है, रेंडमनेस बढ़ जाएगा। तो अगर हम डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई करते हैं तो एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं मतलब टेम्परेचर टी से राइज कर रहा है। तो अगर 1 टेम्परेचर राइज करता है तो कितना एनर्जी सप्लाई होगा, डेल्टा क्यू बाई टी। इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, इंट्रॉपी के नाम से जानते हैं। इसी को किस नाम से जानते हैं, इंट्रॉपी के नाम से। बिकॉज इंट्रॉपी जो है वो सप्लाइड एनर्जी पर यूनिट कैल्विन, सप्लाइड एनर्जी पर यूनिट कैल्विन, सप्लाइड एनर्जी पर यूनिट टेम्परेचर इज नॉन एज इंट्रॉपी। तो मैथमेटिकली जो इंट्रॉपी को डिफाइन किया गया है, इट इज द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ heat transfer, it is the ratio of amount of heat transfer and absolute temperature। amount of heat transfer और टेम्परेचर का जो रेशियो होता है इसी को हम लोग इंट्रॉपी के नाम से जानते हैं। अमाउंट हीट ट्रांसफर एंड टेम्परेचर के रेशियो को क्या बोलते हैं, इंट्रॉपी बोलते हैं। इंट्रॉपी को हम लोग एस से डिनोट करते हैं, डी क्यू, देयरफॉर यहाँ पर डी एस, छोटे से हीट ट्रांसफर छोटे से इंट्रॉपी। अगर इसी को चेंज इन इंट्रॉपी निकालना है, बड़ा करके निकालना है, तो इसी को क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, दैट इज द चेंज इन इंट्रॉपी। इंट्रॉपी को भी हम लोग चेंज के टर्म में ही मेजर करते हैं बिकॉज कहीं ना कहीं ये इंटरनल एनर्जी से रिलेटेड है, इसके रेंडमनेस से रिलेटेड है। तो चेंज इन इंट्रॉपी इक्वल टू इसी को क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे T1 से T2 के बीच में और यही हमारा क्या होता है, इंट्रॉपी का फॉर्मूला होता है। तो आपको ये भी याद रखना है और साथ ही साथ इसको भी याद रखना है। 9 इंट्रॉपी का यूनिट क्या होता है, तो यहाँ पर dq है, dq मतलब एनर्जी सप्लाइड है, एनर्जी का जूल और टेम्परेचर का कैल्विन यानी कि जूल पर कैल्विन इज द एसआई यूनिट ऑफ इंट्रॉपी। अगर जूल को लिखेंगे तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं, बेसिक फंडामेंटल यूनिट के टर्म में केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और नीचे क्या है, कैल्विन यानी कि केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर कैल्विन भी हम लोग ऐसा लिखते हैं। तो यहाँ से इसका डायमेंशन भी हम लोग लिख सकते हैं। चलिए डायमेंशन क्या होगा इसका, इंट्रॉपी का डायमेंशन क्या होगा, केजी का क्या होगा, मास है m, मीटर क्या है, लेंथ है l स्क्वायर,
और सेकेंड यानी कि टी का पावर -2 और केल्विन यानी कि ये क्या है, टेम्परेचर को के से भी हम लोग लिखते हैं। के का पावर कितना हो जाएगा, सीधा 1 हो जाएगा। तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये इसका डायमेंशन हो गया एंट्रोपी का। नौ ये लाइन की इट इज द स्टेट और पॉइंट फंक्शन आल्सो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ये क्या है, एंट्रोपी क्या है हमारा, एक स्टेट फंक्शन है, पॉइंट फंक्शन है, और ये भी एक तरह का एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ही है। तो ये चीजें भी ध्यान रखनी है। तो दिस इज द एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या है, क्यों यूज किया जाता है, इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है, यूनिट क्या है, डायमेंशन क्या है, ये किस तरह का प्रॉपर्टी है। ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछ दिया जाता है, इंजीनियरिंग या मेडिकल एग्जाम में से पूछ देगा विच ऑफ द फॉलोइंग, 4 ऑप्शन देगा और बोलेगा कि इसमें से कौन सा स्टेट, ये स्टेट फंक्शन है और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, दोनों है। या फिर पूछ देगा कि इसमें से कौन सा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, इसमें से कौन सा स्टेट फंक्शन है। तो इसीलिए इसको लिख ही लेना है बढ़िया से, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए। आइए अब देखते हैं व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। हमारा थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ क्या कहता है। देखिए ये जो लॉ है थर्मोडायनामिक्स का, अब लॉ पढ़ने के लिए जो पहले का जो भी टर्म्स बताए हैं, जैसे कि इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, एंथैल्पी, वर्क, इक्विलिब्रियम, ये सारे के सारे टर्म्स इसमें यूज होंगे। तो व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, तो दिस लॉ सॉल्व्स कंजर्वेशन, दिस लॉ सॉल्व्स कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल। मतलब क्या है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कुछ भी नहीं है, ये किसको शो करता है, एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल को शो करता है। पहला स्टेटमेंट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब कैसे ये शो करता है, इसको समझने के लिए पहले इस सिस्टम को हम लोग समझते हैं, ठीक है, कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है क्या। अगर ये कोई गैसियस सिस्टम है, इस सिस्टम में गैस भरा हुआ है, ठीक है, और ये क्या लगा हुआ है, व्हाट इज दिस, दिस इज द पिस्टन। हम वर्क के समय बताए थे लेक्चर नंबर आपका फर्स्ट थर्मोडायनामिक्स का, जो ये आपका है लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जो लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट है। तो यहाँ पर क्या है, ये पिस्टन है, और ये क्या कर रहा है कि जब इसमें हम लोग हीट सप्लाई कर रहे हैं, किसी गैसेस सिस्टम में हम लोग हीट दे रहे हैं। अच्छा, हीट देने के बाद यहाँ पर क्या क्या होगा, पहली चीज ये क्या करेगा, कोलाइड करना स्टार्ट करेगा। कॉलिजन तो पहले भी था, लेकिन हीट सप्लाई करने से ज्यादा कॉलिजन होगा। चलिए, ये कोलाइड करके क्या करेगा, इस पर वर्क करेगा, मतलब जो हीट हम सप्लाई कर रहे हैं ये वर्क में कन्वर्ट हो रहा है। और साथ ही साथ जो गैसियस सिस्टम है इसका इंटरनल एनर्जी भी बढ़ रहा है। मतलब इस हीट को जब हम सप्लाई कर रहे हैं तो दो चीज हो रहा है। क्या हो रहा है, एक तो इसका इंटरनल एनर्जी बढ़ रहा है, और साथ ही साथ इस पर क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है। मतलब ये जो एनर्जी है ये किसके बराबर होगा, ये प्लस ये एनर्जी डेल्टा ई प्लस वर्क के बराबर। तो दिस इज द एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल। यही तो एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल है कि जितना आप सप्लाई कर रहे हैं उतना ही आपका वर्क होगा, उतना ही आपका कन्वर्ट होगा, ट्रांसफर होगा। जितना आप दे रहे हैं उतना ही मिलेगा आपको। मतलब डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा ई, और वर्क को हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा डब्ल्यू। इसका वैल्यू क्या होगा, इन दोनों के सम के बराबर होगा। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। रटने की जरूरत नहीं है, आप इसको समझ रहे हैं चीजों को, ये आपको ऑटोमेटिकली दिमाग में सेट हो जाएगा। यही है आपका डी क्यू इक्वल टू डीई प्लस डी डब्ल्यू। ये क्या है, डी क्यू इक्वल टू डीई छोटा सा डीई प्लस डी डब्ल्यू, या फिर आप इसको डेल्टा के टर्म में भी लिख सकते हैं, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा डब्ल्यू। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। नौ स्टेटमेंट इसका देखिए क्या है, द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू एनी गैसियस सिस्टम इज इक्वल टू द सम ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन बाय द गैसियस सिस्टम। गैसियस सिस्टम के द्वारा कितना इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर रहा है, चेंज हो रहा है, और वर्क कितना किया जा रहा है, यही किसके बराबर होता है, डेल्टा क्यू के बराबर होता है। तो दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। नो, यही क्या है, हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, इसको आप दिमाग में सेट कर लेना है। अब यहां से आगे बढ़ते हैं, देखिए डेल्टा क्यू। अब डेल्टा ई चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके बराबर होता है, एनसीवी डेल्टा टी के बराबर। चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके बराबर, एनसीवी डेल्टा टी के बराबर होता है। और डी डब्ल्यू वर्क किसके बराबर होता है, एनआर डेल्टा टी। ये कैसे आया, देखिए वर्क हम लोग क्या पढ़े थे, डब्ल्यू इक्वल टू पीवी पी डेल्टा वी, यही पढ़े थे ना, पीवी ऐसे इंटीग्रेट करके पढ़े थे, तो पी डेल्टा वी कर देंगे। तो यहाँ से एन आर डेल्टा टी लिख सकते हैं इसको, एन आर डेल्टा टी, बिकॉज पीवी इक्वल टू एनआर टी, पीवी इक्वल टू एनआर टी। प्रेशर कांस्टेंट हो गया, यहाँ पर प्रेशर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, इसको हटा दिए, डेल्टा वी इक्वल टू एनआर तो कांस्टेंट होता है, और डेल्टा टी तो ये कांस्टेंट प्रेशर पर हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, एनआर डेल्टा टी। अब प्रेशर को कांस्टेंट मान लिए हैं तो एनआर डेल्टा टी यहाँ से आ गया, इसको ड्राइव किए। अब यहाँ से एन देखिए, सीवी और आर एक साथ आ गया, और डेल्टा टी यहाँ से कॉमन ले लिए, एन भी कॉमन ले लिए।
अब Cv प्लस आर किसके बराबर होता है? Cp के बराबर। कैसे होता है? तो हम जानते हैं Cp माइनस Cv इक्वल टू आर। तो Cp इक्वल टू कितना? आर प्लस Cv। तो आर प्लस Cv कितना हो जाएगा? Cp, यानी कि स्पेसिफिक हीट का, थोड़ा एडजस्ट मैं कर देता हूं। ये देखिए, तो डेल्टा Q इक्वल टू Cv प्लस आर के यहाँ पर Cp लिख दिया, यानी कि डेल्टा इक्वल टू Ncp डेल्टा T। और व्हाट इज Ncp डेल्टा T? दिस इज द चेंज इन एंथैल्पी। एंथैल्पी इससे पहले वाले लेक्चर में बताया है कि कांस्टेंट प्रेशर पर जो हीट सप्लाई होता है दैट इज नॉन एज एंथैल्पी। तो Ncv डेल्टा T इक्वल टू एंथैल्पी, डेल्टा इक्वल टू डेल्टा H। तो ये भी हमारे यहाँ से निकल गया, डेल्टा इक्वल टू डेल्टा H, यानी कि कांस्टेंट प्रेशर पर जो हीट एनर्जी सप्लाई किया जाता है वो एंथैल्पी के बराबर होता है, और कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो हीट एनर्जी सप्लाई किया जाता है वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर होता है। तो यही हमारा क्या है, कंप्लीट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। कैसे इसका यूज करेंगे, क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं, आगे हम लोग देखेंगे इसके बारे में। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर ये दो इंपॉर्टेंट टर्म है जिस प्रकार से हम लोग वर्क में देखे थे, वर्क डन बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम इज नेगेटिव। इसी प्रकार से हीट गिवन टू सिस्टम, सिस्टम को जब हम हीट देते हैं तब इसको हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, हीट गिवन टू सिस्टम पॉजिटिव, एंड हीट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम सिस्टम इज नेगेटिव। इसको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर ये आप याद नहीं रखेंगे तो क्वेश्चंस गलत बन जाएंगे। ठीक है, तो हीट गिवन टू द सिस्टम पॉजिटिव एंड हीट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द सिस्टम नेगेटिव। नो, अब हम समझते हैं फेज और स्टेट क्या होता है, व्हाट इज फेज एंड व्हाट इज स्टेट। ठीक है, फेज क्या होता है? अर्थ पर क्या है, ऑन अर्थ एनी सब्सटेंस बेसिकली एग्जिस्ट इन थ्री फेज, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, और एक ही फेज में कई स्टेट होते हैं। ठीक है, अर्थ सरफेस पर ये तीन फेज एग्जिस्ट करते हैं और एक ही फेज में कई स्टेट होते हैं। जैसे इन सिंगल फेज डिफरेंट स्टेट इज फाउंड। मान लीजिए कोई गैस है, इसका प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है और टेम्परेचर T1 है। अब ये क्या हो गया कि इसका जो है प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है और दूसरे स्टेट में चला गया है। मतलब अब इसका प्रेशर बढ़ गया है, बढ़ के P2 हो गया है, वॉल्यूम बढ़ के V2 हो गया, T2 हो गया, या फिर ये बढ़ गया, ये बढ़ गया, ये घट गया, बढ़ गया, घट गया। तो एक स्टेट ये हुआ और दूसरा स्टेट ये हुआ, तो इसी को हम लोग स्टेट बोलते हैं। स्टेट का मतलब पॉइंट भी होता है कि एक पार्टिकुलर कंडीशन पे इसका जो प्रॉपर्टी क्या है, प्रेशर क्या है, वॉल्यूम क्या है, टेम्परेचर क्या है, एक पार्टिकुलर और इस पार्टिकुलर स्टेट के बाद एक दूसरा स्टेट भी आएगा जिसमें इसका टेम्परेचर बदलेगा, प्रेशर बदलेगा, वॉल्यूम बदलेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंट स्टेट बोलते हैं। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना बोलते हैं हम लोग। और ये जो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर है इसको थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि अगर किसी भी सिस्टम को स्टडी करना है, किसी भी सिस्टम के बारे में जानकारी हासिल करना है, तो इसी प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर को हमको क्या करना होगा, एक्सप्लेन करना होगा, पता करना होगा। अब एक स्टेट से दूसरे स्टेट, ये फर्स्ट स्टेट है, सेकंड स्टेट में जो कोई भी सिस्टम है वो कई प्रोसेस के थ्रू जा सकता है। मान लीजिए कि सपोज दैट की एग्जांपल बता रहे हैं, इसका कुछ प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है। मान लीजिए कि ये दोनों कांस्टेंट है, टेम्परेचर इसका 100 डिग्री सेल्सियस है, 10 डिग्री सेल्सियस है, और इसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है। तो 10 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस होने के लिए क्या होगा कि इसका जो रास्ता है, जो जाने का पाथ है, वो कई तरीका से हो सकता है। पहले हो सकता है कि 10 डिग्री सेल्सियस से क्या होगा, 15 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, फिर वॉल्यूम बढ़ा होगा, फिर यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ा होगा, फिर वॉल्यूम घटा होगा। तो कई रास्ते हैं, यहाँ से यहाँ जाने के कई रास्ते हैं, यहाँ से यहाँ जाने के क्या है, कई रास्ते हैं। जैसे एक स्टेट से एक जगह से दूसरे जगह जाने के कई रास्ते होते हैं। इसको हम लोग थर्मोडायनामिक प्रोसेस के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, थर्मोडायनामिक प्रोसेस के नाम से जानते हैं। मतलब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, और यहाँ पर नोट कीजिए थोड़ा कि एक गैसियस सिस्टम, इसको आप नोट कर लीजिएगा, एक गैसियस सिस्टम कैन change their state through different way. This is called thermodynamic process. This is called thermodynamic process. There are different types of process. There are different types of
प्रोसेस, यहाँ पर कई प्रोसेस के टाइप्स है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, इसको पॉज करके, ठीक है, हटा देते हैं। कौन कौन सा प्रोसेस है हमारे पास? फर्स्ट आइसोकोरिक प्रोसेस, इस प्रोसेस के थ्रू जा सकता है। सेकंड आइसोबारिक प्रोसेस के थ्रू जा सकता है, आइसोबारिक प्रोसेस के थ्रू ये जा सकता है। आइसोथर्मल प्रोसेस के थ्रू ये जा सकता है। एडियाबेटिक प्रोसेस के थ्रू जा सकता है। तो ये सब प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस है, इसके थ्रू जा सकता है, ठीक है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस तो एक उल्टा टाइप से हो गया। तो बेसिकली 4 तरह के जो है आप इस प्रोसेस के थ्रू कोई भी जो आप गैसेस सिस्टम है वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा सकता है। तो इसी सिस्टम के बारे में अब हम लोग हर एक लेक्चर में हम लोग एक सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, एक प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे 10 से 12 मिनट, ठीक है। और इसके बाद हम लोग हमारा ये जो थर्मोडायनामिक्स का जो चैप्टर है कुछ क्वेश्चंस करने के बाद भी हम लोग फिनिश कर लेंगे, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे सारा प्रोसेस क्या क्या होता है।